बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एसएलओ स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ बायो में, चैप्टर सेल साइकिल से। एसएलओ हम पीछे भी इसको स्टडी करके आए हैं, लेकिन पीछे हमने सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस को टच किया था। हमसे एसएलओ डिमांड कर रहा है कि हम माइटोसिस और मियोसिस के स्टेप्स को एक्सप्लेन करें। आज हम मियोसिस के स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे, अगेन यूजिंग स्केचेस एंड डायग्राम्स। अब मियोसिस समझने के लिए माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो हम पीछे स्टडी भी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, लाइव लेक्चर नहीं लिया है, वो इस वीडियो को पॉज करके पहले माइटोसिस वाले प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपको उस बेसिक प्रोसेस के अंदर क्या चेंजेस आई तो हमने इसे मियोसिस का नाम दिया, तभी आपको समझ आएगी। हम कह रहे हैं कि मियोसिस हमारे पास एक स्पेशल तरह की सेल डिवीजन है, और ये चाहिए होती है नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए। यानी जब रिप्रोडक्शन हो रही है उस वक्त आप देखते हो मियोसिस इन्वॉल्व होती है। इसलिए हम देखते हैं कि ये आपके पास स्पेशल सेल्स में होती है, और इसके नतीजे में जो सेल्स बनते हैं उन्हें हम गैमीट्स बोलते हैं, जिनमें आपके पास स्पर्म्स और फीमेल बॉडी में एग आ जाते हैं। हमारे ये जो दो सेल्स हैं, स्पर्म्स एंड एग, जिन्हें हम गैमीट्स बोलते हैं, इन्हें हम कॉमनली रिप्रोडक्टिव सेल्स का नाम भी देते हैं। यानी वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इन सेल्स के अलावा हमारी ह्यूमन बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। उन सेल्स को फिर हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं, और सोमैटिक सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन हो रही है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। ये एक बेसिक क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोसेस की खासियत यह है कि हम इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करते हैं, सेम रखते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फिर उससे अगली जनरेशन आ रही है। हर जनरेशन के अंदर इस चीज को श्योर करना होता है कि क्रोमोसोम्स की तादाद वेरी नहीं करनी चाहिए, और वो मियोसिस के थ्रू किया जाता है। और साथ ही साथ जहां पे हम क्रोमोसोम्स की तादाद को कांस्टेंट करते हैं, मेंटेन करते हैं, वहीं हम एक और काम भी करते हैं जो मियोसिस की सिग्निफिकेंस बढ़ा देता है, और वो ये कि हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाते हैं, डाइवर्सिटी लाते हैं। ये जो आप देखते हो कि हर ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से मुख्तलिफ है, मिलता भी है लेकिन मुख्तलिफ भी है। इसी तरह सिबलिंग्स के दरमियान भी जब हम देखते हैं तो सिबलिंग्स में भी डाइवर्सिटी आती है। ये सब आपके पास मियोसिस की वजह से है। अब मियोसिस हम कहते हैं कि जब आप माइटोसिस की निस्बत इसको स्टडी करते हो तो यहां पे जो पेरेंट सेल है, जब ये डिवाइड करता है तो ये डिवाइड करके दो की बजाय चार डॉटर सेल्स बनाता है। माइटोसिस में हमने देखा था वहां दो सेल बन रहे थे, जबकि मियोसिस में चार डॉटर सेल। ऐसा कैसे होता है? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि मियोसिस में दो सेल डिवीजन होती हैं। इस पे भी बात करते हैं। अच्छा, पेरेंट सेल जब डिवाइड किया और डिवाइड करके उसने ये चार डॉटर सेल्स जो बनाए हैं, कह रहे कि उसमें जो डॉटर सेल्स हैं हर एक में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो चुकी होती है। यही इसकी खासियत है। यानी पेरेंट सेल हमारे पास डिप्लॉयड है। इस डिप्लॉयड सेल में जब मियोसिस हुई है, मियोसिस के नतीजे में जो चार हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, ये चारों, इनमें अगर आप क्रोमोसोम्स की तादाद देखोगे तो वो पेरेंट से हाफ हो चुकी है। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो मियोसिस के दौरान गैमीट बना उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। क्लियर है? इस तरह की एक डायग्राम हमारे पास ग्रेड 8 में होती है। आप लोग पिछले साल अपनी बुक्स में ये पढ़ के आए हो। वहां इससे रिलेटेड आपके पास एक डायग्राम होती है जिसमें मियोसिस के प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाता है। और इस डायग्राम में भी आप देखो, ग्रेड 8 में आपको दो इंफॉर्मेशन लाजमी दी गई है।
वो दो इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास पेरेंट सेल में वो जितने भी क्रोमोसोम दिखा रहा होता है, डॉटर सेल में आपके पास उसकी तादाद हाफ हो चुकी होती है। ठीक है, और जरा गौर करो, यहां पे भी वो दिखा रहा है कि आपके पास दो सेल डिवीजन होती है। पहली सेल डिवीजन के नतीजे में आप देखते हो एक तो क्रोमोसोम हाफ होते हैं। जैसे अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास 4 क्रोमोसोम है, लेकिन जब आपके पास दो डॉटर सेल बने हैं तो हर सेल में 2 क्रोमोसोम है। और आगे से फिर आप देखते हो जब आपके पास इन सेल्स के अंदर सेकंड डिवीजन होती है तो ओवरऑल 4 सेल्स बनते हैं। हां, जो इंपॉर्टेंट बात आपने यहां से पिक करनी है वो ये कि क्रोमोसोम्स की तादाद जो हाफ हुई है ना, वो फर्स्ट डिवीजन में हो जाती है। सेकंड डिवीजन में क्रोमोसोम्स की तादाद में फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये जो दो सेल हैं हर एक में क्रोमोसोम्स की तादाद 2 दिखाई है, और इनसे बनने वाले जो नए सेल हैं उनमें भी क्रोमोसोम की तादाद 2 ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस अगर यहां पे देखो, इसने कलर से हाईलाइट किया हुआ है कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। ये सब क्या है हम अभी डिटेल से देखते हैं। ठीक है, अब मियोसिस के अंदर जो दो डिवीजन है उन्हें हम नाम देते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इनमें से जो असल रोल प्ले कर रही है क्रोमोसोम्स की तादाद को कम करने में और उनके अंदर वेरिएबिलिटी डायवर्सिटी लाने में, वो मियोसिस 1 है। जब मियोसिस 1 होती है तो आप देखते हो कि आपके पास डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट हो जाता है हेप्लॉयड सेल में, डिवाइड करता है, और उसमें जो नए सेल्स बनते हैं क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ कर देते हैं। इसलिए हम मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन का नाम भी देते हैं कि ये वो सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद को रिड्यूस किया जा रहा है। कितना? हाफ किया जा रहा है। अब जो मियोसिस 1 है ना, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो रहे हैं जो कि माइटोसिस में नहीं है, और इसी वजह से मियोसिस की सिग्निफिकेंस भी है। नंबर 1, क्रॉसिंग ओवर। वो जो भी मैंने पीछे डायग्राम दिखाई, हम इसे अंडरस्टैंड भी करेंगे आगे। क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और ये क्रॉसिंग ओवर मियोसिस 1 में होती है। ठीक है, 2 में नहीं होगी। और दूसरा काम जो होता है कि मियोसिस 1 ही वो डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोम्स की तादाद को हाफ कर दिया जाता है। मियोसिस 2 के बारे में आपने यहां अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको माइटोसिस ठीक से याद है, कहता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माइटोसिस हो रही है। अब ये आपने अंडरस्टैंड करना है। आप ये नहीं कहोगे कि मियोसिस 2 माइटोसिस ही है, असल में ऐसा नहीं कहना। कहते हैं जैसे माइटोसिस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आप देखते हो मियोसिस 2 भी हो रही होती है। ऐसा वो इसलिए कह रहा है कि अभी आप लोग देखोगे कि मियोसिस 2 के अंदर जो पेरेंट सेल होगा ये हैप्लॉइड होगा, और ये डिवाइड करके मियोसिस 2 के बाद जो नए सेल बनाएगा वो भी हैप्लॉइड होंगे। तो याद करो, मैंने माइटोसिस पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि माइटोसिस की खुसूसियत यह होती है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उससे बनने वाले डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम होते हैं। तो इस बिना पे कि मियोसिस 2 में क्रोमोसोम्स की तादाद को चेंज नहीं किया गया और ना ही इसमें इस तरह क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो वो कह देता है जैसे माइटोसिस हो रही होती ना, ऐसे ही आप देखते हो मियोसिस 2 भी हो रही होती है। हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, जो आपके पास मियोसिस 1 के बाद सेल बने उनमें चूंकि ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं, तो आप देखते हो मियोसिस 2 के बाद भी जो सेल बनते हैं उनमें इनकी तादाद मेंटेन रखी जाती है, उसे मजीद कम नहीं किया जाता। अब आपके पास हर राउंड जो है, चाहे वो मियोसिस 1 है या मियोसिस 2 है, फर्दर हम उनमें 4 सब फेसेस बनाते हैं जैसे माइटोसिस में किए थे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। फर्क सिर्फ क्या आता है, हम इन फेसेस के साथ 1 और 2 लगाते हैं। अगर हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं तो हम इन्हें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 बोलेंगे। और अगर हम मियोसिस 2 पढ़ रहे हैं तो हम इन सब के साथ 2 लगाते जाएंगे। बस ये हमने डिस्टिंग्विश कर लिया। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग माइटोसिस से पहले इंटरफेस पढ़ के आए। हमने देखा था
कि सेल जब भी बनता है वो पहले इंटरफेस में जाता है, जिसमें G1 फेस था, S फेस था और G2 फेस था। ये सब फेसेस क्या कर रहे थे, एक तो जो नया बनने वाला सेल है उसका साइज छोटा है, उसका साइज में उसे ग्रो करवा रहे हैं, उसका साइज इंक्रीज करवा रहे हैं। एस फेस में हमने देखा था क्रोमोसोम या डीएनए रेप्लिकेट करता है, एक से दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और G2 फेज फाइनली सेल को तैयार करता है नेक्स्ट स्टेज में, जहां पे सेल ने डिवाइड होना होता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी आप देखोगे, जब सेल मियोसिस 1 में जाने लगेगा ना, तो उससे पहले वो एक इंटरफेज 1 में से गुजरेगा, ठीक है, जिस तरह वो माइटोसिस के दौरान गुजरा था। अब इसमें क्या होगा, जैसे माइटोसिस में देखा वहीं पे वहां ऐसे ही आप देखोगे यहां पे भी, जब इंटरफेज 1 में से सेल ने गुजरना है, पहले G1 फेस में से गुजरेगा। चूंकि हम डिटेल पढ़ चुके हुए हैं इसलिए मैं यहां पे क्विकली इसको ओवरव्यू करूंगा। सेल ग्रो करेगा, ग्रोथ के दौरान उसे जो प्रोटीन्स चाहिए वो बनेगी। सेल जाएगा एस फेस के अंदर, जहां पे उसके डीएनए को रेप्लिकेट किया जाएगा। जब सेल एंटर हुआ तो उसके क्रोमोसोम्स इस तरह थे, लेकिन जब वो एस फेस में से गुजरा तो आपके पास हर डी क्रोमोसोम जो है उसकी एक कॉपी बन चुकी है। तो आप देखोगे कि आपके क्रोमोसोम्स इस तरह हो जाएंगे, हर क्रोमोसोम के पास दो एक जैसे सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। और फाइनली सेल जो है वो G2 फेस में गुजर जाएगी। G2 फेस में जब इसने आना है, अब इसे तैयार किया जाएगा आगे मियोसिस 1 के लिए, ठीक है। यहां तक हमें क्लियर है। ये देखो, ये आपके पास सिचुएशन है कि जो सेल मियोसिस में आने लगा है ना, जब वो एस फेस में से गुजरता है तो इसके क्रोमोसोम इस तरह के होते हैं। और जब वो एस फेस में से गुजरेगा तो आप देखोगे कि आपके पास हर क्रोमोसोम की एक कॉपी बन चुकी होगी। तो आपका जो क्रोमोसोम था एस फेस के बाद, उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मैं खुद ही अभी नहीं बयान कर रहा, अब आगे हम इसको पढ़ेंगे। अब माइटोसिस और मियोसिस, इसमें एक फर्क यह भी होता है कि माइटोसिस के केस में हमारे जो 46 क्रोमोसोम्स थे वो सब अलग अलग बिहेव करते हैं, ठीक है, अलग अलग आप देखते हो कि वो अरेंज होते हैं। मियोसिस के केस में आप देखते हो कि हर क्रोमोसोम अलग अरेंज नहीं होता, बल्कि यहां पे क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं। अब जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होनी है तो उसमें इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि वही दो क्रोमोसोम पेयर बनाए जो सिमिलर हैं। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद यह है, हमें मालूम है कि हम जो हैं वो स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बने। एक स्पर्म और एक एग, ये फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो है वो फिर आगे ग्रो करके इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। अब हमारे पास जो क्रोमोसोम आए हैं, या इस जाइगोट सेल के पास जो क्रोमोसोम आए हैं, उनमें से आधे क्रोमोसोम आते हैं स्पर्म से और आधे एग से। यानी कि आपके पास कुछ क्रोमोसोम वो हैं जो फादर से आ रहे हैं और कुछ क्रोमोसोम वो हैं जो मदर से आ रहे हैं। अब इनमें होता यह है कि ये जो 23 क्रोमोसोम एक पेरेंट से आए हैं, बिल्कुल वैसे ही 23 क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आते हैं। तो वो जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये फिर मियोसिस के दौरान आप देखते हो पेयर बनाते हैं। वो जो पेयर बनता है इसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, ये दो क्रोमोसोम्स होते हैं एक पेयर के अंदर, जिनमें से एक आपको मदर से मिलता है और दूसरा फादर से मिलता है। मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम ये चीजें फर्स्ट ईयर में करेंगे। हां, आप में से कोई बच्चा तजस्सुस रखता हो, क्यूरियोसिटी रखता हो, मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि वो जरा होमोलोगस क्रोमोसोम पे थोड़ा सा सर्च आउट करे और फिर मेरे साथ डिस्कस करे। ये देखो, मैंने यहां पे भी ड्रॉ करते वक्त इस चीज का ख्याल रखा कि मैंने एक नहीं पेयर लिया था। और अगेन ये देखो, क्यों, क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस में एक फर्क ये आ रहा है कि यहां पे क्रोमोसोम्स पेयर में बिहेव कर रहे हैं, और वो जो पेयर के क्रोमोसोम्स है उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कहते हैं, जिनमें से एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम मिलके ये पेयर बना रहे हैं। और हर क्रोमोसोम का
सिस्टर क्रोमेटिड्स भी है क्योंकि वो एस फेस में से गुजर चुका है। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने आके आपस में पेयर बना लिए। तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। इसका मतलब है कि मियोसिस 1 जब हो रही है तो सेल के अंदर 23 पेयर्स बन चुके हैं, ओवरऑल 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, और मियोसिस 1 के नतीजे में हमारे जो क्रोमोसोम्स की तादाद है ये हाफ हो जाएगी। 4 फेसेस हैं, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। वन बाय वन पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको लिंक करवाऊं। हम लोगों ने जब माइटोसिस को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था माइटोसिस का सबसे क्रिटिकल सबसे इंपॉर्टेंट फेज था एनाफेज। मियोसिस जब पढ़ रहे हो ना तो आपने कहना है कि मियोसिस में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्रिटिकल है, वो मियोसिस 1 है। और मियोसिस 1 के अंदर भी हम डिटेल में जाके देखेंगे कौन सा इसका फेज ज्यादा क्रिटिकल है, जिसकी अहमियत ज्यादा है, तो वो प्रोफेज 1 है। ये आपने याद रखना है। ओवरऑल कहते हैं ये आपके पास लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस का। ठीक है, मियोसिस 1 का भी और ओवरऑल भी कंप्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो प्रोफेज 1 है ना, ये असल में जेनेटिक डाइवर्सिटी में डायरेक्टली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं फिर हम आगे चलते हैं। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी हम देखते हैं ना कि ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ है, उसमें प्रोफेस 1 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है देख लेते हैं। ये देखो, ये आपके पास सेल है, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये जो सेल है इसमें हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। यहां हमारे पास देखो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अरेंज होना शुरू हो गए हैं। हमारे सेंट्रियोल्स जो हैं जब सेल प्रोफेस 1 में एंटर हुआ है तो ये एक दूसरे से मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? ताकि ये सेल की ऑपोजिट एंड्स पे आके अरेंज हो सके। इसके अलावा आप देख रहे हो कि आपके पास क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स भी चेंज किए हुए हैं। और जब एक पेयर मिल रहा है तो इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम टेट्राड बोल रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। अब मैंने कुछ डिटेल इसमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं सिर्फ आपके समझाने के लिए। अदरवाइज इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम ग्रेड 11 में, जब आप 11th में आओगे वहां हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी इसकी बेसिक अंडरस्टैंड कर लोगे। प्रोफेस 1 जो है इसमें आप देखते हो जिस तरह माइटोसिस के प्रोफेस में हुआ था कि जब सेल एंटर होता है तो जेनेटिक मटेरियल जिसे आप क्रोमेटिन मटेरियल कहते हो वो बहुत थिन होता है, वो भी विजिबल नहीं होता। तो जैसे माइटोसिस के प्रोफेस में था बिल्कुल वैसे ही आप देखोगे मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में भी सबसे पहले हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ना ये कंडेंस होगा, शॉर्ट होगा और थिक होता जाएगा, और अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये आपको क्रोमोसोम्स की शक्ल में नजर आएगा। ये बात मैंने वहां बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि वो जो रैंडमली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जो कि विजिबल भी नहीं है वो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने लगेगा अब आप देखोगे वो खुद को अरेंज करेगा, और जब वो अरेंज करेगा तो उसका साइज कंपैक्ट होगा, शॉर्ट होगा और वो थिक होता चला जाएगा। उसकी थिकनेस की वजह से आप देखोगे वो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली नजर आ जाएगा। इस अरेंज स्ट्रक्चर को आप बोल रहे हो क्रोमोसोम। ये देखो ये आपके पास क्रोमोसोम्स है। अगले स्टेप में आप देखोगे क्या होगा, ये जो आप क्रोमोसोम्स अपीयर हुए हैं मैं आपको बता चुका हूं कि इनमें से हर 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ओवरऑल वो जो 46 क्रोमोसोम है ये अब आपस में पेयरिंग करेंगे। जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होंगे ये आके एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे ताकि सेल के अंदर 23 पेयर्स बन जाए। ये जो इनकी पेयरिंग होती है, 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, इसे हम साइनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपने फर्क क्लियर करना है कि वो जो 2 सिमिलर क्रोमोसोम, ये देखो मैंने यहां पे हाईलाइट भी करके दिखाया कि वो आके अब फिजिकली एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं ताकि उनकी पेयरिंग की जा सके। और इन्होंने आगे जब आपने पढ़ा हुआ है मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं सेल के सेंटर में, वहां पे ये ठीक से अलाइन हो सके इसलिए आप देखते हो कि आपके पास इनकी पेयरिंग को बरकरार रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। अभी आपके पास साइनेप्सिस हुई, क्रोमोसोम्स ने पेयर बनाए। अब जब वो पेयर बना है तो जरा गौर से देखो इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है इस पेयर में, और हर क्रोमोसोम के पास आगे से 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं।
तो 2 क्रोमोसोम्स के पास टोटल कितने क्रोमेटिड्स हैं? 4। क्रोमोसोम 2 हैं लेकिन क्रोमेटिड 4 हैं। इसी बेस पे फिर हम इन्हें नाम भी देते हैं। अगर आप क्रोमेटिड्स को देखो तो वो 4 हैं, हम इन्हें टेट्राड बोलते हैं। अगर हम इस पेयर के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद देखें तो क्रोमोसोम 2 है, तो हम इस स्ट्रक्चर को बाइवेलेंट भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये बाइवेलेंट भी कहलाता है और टेट्राड भी कहलाता है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 4 क्रोमेटिड्स और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने जा रहे हैं जिसे हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं। जब एक जैसे क्रोमोसोम ने साइनेप्सिस के दौरान पेयर बना लिया है, अब आप देखोगे कि इनमें से जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम के अंदर नहीं बल्कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ, ये बात कर रहा हूं। पेयर में जो 2 क्रोमोसोम है ना, इनके क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो 2 क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन 2 क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं इन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो असल में साइनेप्सिस के दौरान आप देखते हो जब क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ना वो एक दूसरे के राउंड यूं रैप करते हैं, यूं थे आके रैप करते हैं। इस रैपिंग के नतीजे में आप देखते हो कि ये एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। यहां पे अगर देखो हम कलर्स को देखें तो जो पर्पल कलर वाला क्रोमोसोम है इसने अपना सेगमेंट दे दिया है रेड वाले को, और रेड वाले से इसने उसका सेगमेंट रिसीव कर लिया है। ये हुई है क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। किसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स? वो जो होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स का। ये असल में जो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं हर पेयर के अंदर, और हर दफा जब जब मियोसिस होती है, इस वजह से असल में हम देखते हैं कि हर दफा जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें डाइवर्सिटी होती है। कोई भी 2 सिबलिंग्स आपके पास सिमिलर नहीं होते। और वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पॉइंट है, ये देखो, जहां पे क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया, ठीक है, वो पॉइंट जहां पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, इस पॉइंट को हम क्यास्मेटा का नाम देते हैं। तो 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने याद करनी है। क्रोमोसोम्स का आके पेयर अप होना, ये था साइनेप्सिस। फिर एक खास जगह पे उनका एक दूसरे के राउंड रैप करना, वो था क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे थे। जिस पॉइंट पे क्रोमोसोम्स आपस में सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं उस पॉइंट को हम क्यास्मेटा कहते हैं। ठीक हो गया? कहते हैं आपके पास क्यास्मेटा तो हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई, लेकिन इसके बाद भी हम देखेंगे कि क्रोमोसोम जो है इन्हें एक दूसरे के साथ अटैच रखा जाएगा ताकि उन्हें हम मेटाफेज 1 में ठीक से अरेंज करवा सकें। अब हम आते हैं वही कॉमन बातें जो हम पीछे भी पढ़ के आए थे माइटोसिस में भी, कि जहां पे अब ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो गया कि क्रोमोसोम्स के पेयर भी बन गए और उनमें सेगमेंट भी एक्सचेंज हो गए। अब साथ आप देखोगे कि जो सेल है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी ब्रेकडाउन होना शुरू होगी। और मकसद क्या होता है? ताकि ये क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आए और स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ अटैच हो सके। ठीक है, क्रोमोसोम्स की जो थिकनिंग स्टार्ट हुई थी वो अब मैक्सिमम हो गई है, और वो आपको मैक्सिमम थिकनेस के बाद इजीली नजर भी आ रहे हैं। और जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं सेंट्रियोल्स में वो भी बनना शुरू हो गए हैं, और ये उन क्रोमोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये देखो सारा आपने प्रोसेस पढ़ लिया। आपको एक और डायग्राम से इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया कि आपके पास 2 एक जैसे क्रोमोसोम्स ने आके पेयर अप किया। इस प्रोसेस को हमने कहा साइनेप्सिस। फिर वो जगह जहां पे वो एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रैप कर रहे हैं, उस जगह को हम कहते हैं क्यास्मेटा। क्यास्मेटा वो पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ
सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। ये जो सेगमेंट एक्सचेंज हुए हैं यही असल में जेनेटिक डाइवर्सिटी लाते हैं। चलें जी, जो बच्चे क्यूआर कोड में इस वीडियो को देख रहे हैं आप वीडियो को पॉज करें, आपके पास स्लाइड्स के अंदर एक वीडियो अटैच की गई है उसको देखें। चलें जी, आई होप कि आपने वीडियो में इस प्रोसेस को ज्यादा अच्छे से विजुलाइज कर लिया है कि किस तरह क्लासमेटा के थ्रू क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट एक्सचेंज कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेज जो है वो मेटाफेस 1 है। बाकी चीजें सिंपल हैं कि आपके पास इसी तरह आप देखोगे कि मेटाफेस के अंदर अब ये जो पेयर्स हैं ये आके अरेंज होंगे। हमारे पास माइटोसिस के मेटाफेज में क्या और था, पेयर्स नहीं, एक एक क्रोमोसोम आके सेल के सेंटर में अरेंज हुआ था। यहां हम देखेंगे हमारे पास पेयर्स ने अरेंज होना है और सेंटर पे जहां वो अरेंज होते हैं उसे हम मेटाफेस प्लेट या इक्वाटोरियल प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जो कि सेल के सेंटर में बन रही होती है, जहां तमाम क्रोमोसोम्स साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं। जो होमोलोगस पेयर है, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल एक दूसरे के सामने आना होता है, ये इकट्ठे ही मूव करते हैं। और अब यहां पे एक और चीज जो आप देखोगे कि चूंकि यहां एक क्रोमोसोम की बजाय होमोलोगस पेयर दो क्रोमोसोम्स हैं जो इकट्ठे बिहेव कर रहे हैं, तो हमारे पास उस पेयर के अंदर ना एक क्रोमोसोम के साथ एक साइड के स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। ये पॉइंट पिक कर लो, आगे हम डायग्राम से भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन की सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट फेज के अंदर आप देखोगे हमने इन क्रोमोसोम्स को अलग करना है। अब जरा विजुलाइज करो इस डायग्राम को, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं मैं आपको साथ माइटोसिस के मेटाफेज में क्या हो रहा था वो भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो, लेट्स से आपके पास यहां पे मैं माइटोसिस के लिए ना क्रोमोसोम्स को मेटाफेज में अरेंज कर रहा हूं। अब होता यह था कि सेल के दोनों एंड्स पे जो सेंट्रियोल्स होते थे, आपके पास दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स आते थे और हर क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर दोनों साइड से अटैच हो रहे हैं। ये देखो, ये क्रोमोसोम है तो सेल की एक साइड पे जो सेंट्रियोल है वहां से आने वाला स्पिंडल फाइबर्स भी अटैच हो रहे हैं और दूसरी साइड पे जो सेंट्रियोल्स है वहां से आने वाला भी स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है। यहां देखो, अब आपके पास क्या हुआ है, अब आपके पास क्रोमोसोम्स पेयर के अंदर बिहेव कर रहे हैं। जब ये पेयर में बिहेव करेंगे तो अब आप देखो कि हर क्रोमोसोम को सिर्फ एक ही साइड से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे। देख रहे हो, इसकी सिग्निफिकेंस अगले फेज में आएगी। तो हमारे पास क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आके अरेंज हुए, लेकिन ये सिंगलली अरेंज नहीं हुए, पेयर की फॉर्म में अरेंज हुए और हर क्रोमोसोम के साथ सिर्फ एक ही साइड के स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए। नेक्स्ट वीडियो में आपने यही चीज देखनी है, ठीक है, खुद देख लीजिएगा। हम आते हैं आगे एनाफेज 1 के अंदर, यहां हम स्टॉप करेंगे। अब एनाफेज 1 जो है ये अगेन आप देखोगे माइटोसिस वाले एनाफेज से मुख्तलिफ होगा। एनाफेज 1 ये कैसे मुख्तलिफ होगा कि वहां पे आपने देखा था कि एक क्रोमोसोम को चूंकि दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो रहे थे, जब ये स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट किए थे तो असल में एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। जबकि एनाफेज 1 में जो सेल आया है यहां पे आपके पास सिंगल क्रोमोसोम नहीं है, पेयर है। तो जब आपके पास पेयर है तो यहां फिर आप देखोगे सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है ये एक दूसरे से अलग होंगे। और जब आपके पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे तो आप देखोगे हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे और हाफ क्रोमोसोम सेल की दूसरी साइड पे जाके अलाइन हो जाएंगे। यही वजह है कि हम मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन का नाम देते हैं। ठीक है, यहां पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, टाइमिंग हमारे लेक्चर की हो गई है। अगेन कल आएंगे तो ये जो जितना हमने एनाफेज को पढ़ा है इसको दोबारा रिवाइज करते हुए यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इंशाल्लाह मियोसिस 2 को भी कवर करते हुए इसे कंक्लूड करेंगे। वीडियो लेक्चर में जहां डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपके पास इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक मौजूद है, इसको पढ़ें और वहां पे प्रैक्टिस करें।
कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।